ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि रेलेवेंट कॉस्टिंग में कौन कौन सी कॉस्ट किस सिचुएशन में रेलेवेंट होगी और कितनी अमाउंट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली कॉस्ट है रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कि रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या होगी। दो कंडीशंस होती हैं जो कि आपने पहले देखनी है। आपने पहले नंबर पे देखना है कि क्या कोई चीज़ हमारे पास इन्वेंट्री में मौजूद है, हमारे स्टोर रूम में रखी है या नहीं रखी है। अगर एक चीज नहीं है इन्वेंट्री में तो फिर क्या करेंगे, मार्केट से बाय करेंगे, मस्ट बाय इट, स्पेसिफिकली बाय इट। और फिर आप जितने की खरीदेंगे सारी कॉस्ट जो है वो आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी। असल तो बात यह है कि अगर रखी है तो फिर क्या होगा। फिर ये देखना है कि क्या उसका कोई कॉन्टिन्यूस यूज है, रेगुलर यूज भी इसको कहते हैं, ऑल्टरनेटिव यूज भी कहते हैं। अगर मैं आज इस्तेमाल नहीं कर सकता तो महीने बाद कर लूँ, 6 महीने बाद भी कर सकता हूँ, साल बाद भी कर सकता हूँ, यूजफुल मटेरियल है मेरे लिए। दूसरा है नो अदर यूज। अगर अब मैं यूज नहीं कर रहा तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही यूजलेस चीज है, इसका कोई और ऑल्टरनेटिव यूज मेरे पास नहीं बचा या मेरे लिए नहीं है। और तीसरा है स्केयर्स। कि ये स्केयर्स का मतलब होता है लिमिटिंग फैक्टर। के लिमिटिंग फैक्टर में अगर तो एक चीज आज मेरे पास है और उसका कॉन्टिन्यूस यूज है, इफ टेकन फ्रॉम द इन्वेंट्री विल बी रिप्लेस, तो फिर मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। इस सूरत में करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, करंट मार्केट वैल्यू मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि हर वो चीज जो कि कॉन्टिन्यूस और रेगुलर यूज में हो उसकी एक एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, और आप उस प्रोडक्ट को ले जाकर एक्टिव मार्केट में बेच सकते हैं, और जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो उसके ऊपर बिक जाएगी। नो अदर यूज। अगर एक चीज का यूज नहीं है, इफ टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री वुड नॉट बी रिप्लेस्ड। एक चीज का इसका यूज ही नहीं है, आपने आज यूज कर ली तो ठीक है, अब अदरवाइज वो यूजलेस है। जब कोई चीज हमारे लिए यूजलेस हो जाती है तो फिर वो किस वैल्यू पे वैल्यू की जाती है, वो करंट रीसेल वैल्यू पर या स्क्रैप वैल्यू के ऊपर वैल्यू की जाती है। तीसरी चीज है स्केर्स रिसोर्सेज। इफ टेकन फ्रॉम इन्वेंट्री कांट रिप्लेस इट। एक चीज क्या है जी, वो लिमिटिंग फैक्टर है। आप अभी तो इसको यूज कर रहे हैं लेकिन फिर मार्केट में दोबारा नहीं मिलना आराम से, तो फिर इस सूरत में क्या होगा। इस सूरत में जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि जो भी उसकी मटेरियल की मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू के अलावा भी अगर आपको उस मटेरियल को रखने से फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो सकता है, फ्यूचर में आप उस मटेरियल को यूज करके कोई प्रोडक्ट बना के उसे बेच सकते हैं और उससे आप कंट्रीब्यूशन पर केजी कमा सकते हैं, कंट्रीब्यूशन पर मीटर कमा सकते हैं या कंट्रीब्यूशन पर लीटर कमा सकते हैं, तो आप वो भी ऐड कर देंगे अपनी कॉस्ट में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या है, लॉस ऑफ करंट बेनिफिट टू गेट अदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव। कि आज आप अपना कोई बेनिफिट लूज कर रहे हैं, क्यों लूज कर रहे हैं, क्योंकि आप इससे बेहतर कमाना चाहते हैं या आप इससे बेहतर बेनिफिट चाहते हैं, तो लॉस आप करेंगे अपने करंट बेनिफिट का अदर बेस्ट ऑल्टरनेटिव के लिए। इसके बाद अगली चीज है जी लेबर। लेबर के केस में भी क्या देखेंगे, जैसे आपने इन्वेंट्री के लिए देखा था कि क्या इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो फिर डिफरेंट कंडीशंस हैं, नहीं अवेलेबल तो तब तो मार्केट से जाके खरीदनी है। इसी तरह लेबर के लिए भी देखेंगे कि क्या लेबर जो है वो स्पेयर कैपेसिटी में है या फुल कैपेसिटी में है। स्पेयर कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि मैंने लेबर को हायर किया हुआ है और मैं लेबर को पे कर रहा हूँ एक हफ्ते के 40 घंटों की सैलरी। इसका मतलब महीने के 160 घंटों की सैलरी मैं दे रहा हूँ, और करंटली मेरी लेबर के पास 70 आवर्स जो हैं वो स्पेयर हैं। वो 90 आवर्स काम करते हैं और 70 घंटे जो है वो स्पेयर हैं। जब 70 घंटे स्पेयर हैं तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस 70 घंटों को यूटिलाइज करूंगा, क्योंकि मैं सैलरी पूरे 160 घंटों की दे रहा हूं तो उन 70 घंटों को यूज करने के मुझे कोई पैसे एडिशनल नहीं देने। अनटिल और अनलेस के लेबर की यूटिलिटी 160 घंटों से आगे ना चली जाए। जब वो 160 घंटों से आगे जाएगा तो फिर जितने भी एडिशनल आवर्स होंगे उसकी मुझे वेजेस पे करनी होंगी।
एडिशनल वर्क कैन बी अंडरटेकन क्योंकि हमारे पास लेबर का टाइम अवेलेबल है, और हमारी रेलेवेंट कॉस्ट क्या हो जाएगी, रेलेवेंट कॉस्ट निल हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है जी कि अगर लेबर फुल कैपेसिटी में, अब फुल कैपेसिटी में है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। फुल कैपेसिटी में है तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम हायर कर लें मार्केट से लेबर को, जिसको आप आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। अगर आप मार्केट से लेबर को हायर कर लेंगे तो इस सूरत में आपके लिए जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होगी वो सारी रेलेवेंट हो जाएगी। मार्केट से आपने लेबर को हायर किया, जो आपने उनके साथ पैसे पे किए हैं वो सारे के सारे पैसे रेलेवेंट कॉस्ट है। दूसरा क्या है कि कैन नॉट हायर मोर स्टाफ, आप हायर नहीं करना चाहते, आप अपने एग्जिस्टिंग स्टाफ को ही यूज करना चाहते हैं, या मे बी पॉसिबल मार्केट में वर्कफोर्स है ही नहीं कि जिसको आप हायर करें। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपका जो लेबर का बेसिक रेट है, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, उसमें लॉस्ट कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मार्केट से हायर नहीं कर सकते तो अब आप लेबर को डाइवर्ट कर रहे हैं उनकी जो अभी वो काम कर रहे हैं उस जॉब से। आप उनको कह रहे हैं कि भाई तुम ये जो अभी काम कर रहे हो इसको छोड़ दो, और जो नया ऑर्डर हमें मिला है उसको बनाओ। अभी जो प्रोडक्ट आपकी लेबर बना रही है आपके लिए, डेफिनेटली उस प्रोडक्ट को बना के आप मार्केट में सेल करते हैं, और आप उस प्रोडक्ट से सपोज करें कि $10 का कंट्रीब्यूशन कमाते हैं, और उस प्रोडक्ट को कम बनाने के लिए लेबर के 2 घंटे इस्तेमाल होते हैं। तो अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड कर दूं तो आप $5 पर आवर कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से। अब आप लेबर को क्या कह रहे हैं, क्योंकि लेबर लिमिटेड रिसोर्सेज में है, स्केर्स रिसोर्सेज में है, जैसे अभी हमने मटेरियल में डिस्कस किया था कि भाई तुम एक काम क्या करो, तुम करंट प्रोडक्ट बनाना छोड़ दो, नया जो ऑर्डर मिला है उसको जाके बनाओ। तो जब वो उसको जाके बनाएंगे तो करंट प्रोडक्ट की सेल्स रुक जाएगी। जब करंट की सेल रुकेगी तो उसका कंट्रीब्यूशन भी रुक जाएगा। जब उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुकेगा तो उसका कंट्रीब्यूशन पर आवर भी रुक जाएगा। और ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अभी हमने मटेरियल में भी कहा था। ये जो लॉस्ट कंट्रीब्यूशन है, ये लॉस्ट कंट्रीब्यूशन बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मेरी लेबर का जो बेसिक रेट है, सपोज करें वो $10 पर आवर है, इस $10 के साथ मैं $5 का कंट्रीब्यूशन भी लूज कर रहा हूँ, तो $15 मेरे लिए क्या बन रहा है, $15 मेरे लिए 1 घंटे की कॉस्ट बन रही है। तो मैं अगर कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करते वक्त मुझे इस चीज़ का ख्याल रखना है कि मेरी लेबर का जो 1 घंटा मुझे कॉस्ट करेगा वो $15 है। तो मुझे इस $15 को रिकवर करना है, या इससे ज्यादा अमाउंट कमानी है, बट मिनिमम $15 कमाना है, $15 से कम को मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट और मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दोनों को रिकवर नहीं कर रहा अगर मैं $15 से कम पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऑर्डर को। रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मशीनरी, जब आप मशीनरी की बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी रिपेयर कॉस्ट जो है वो अराइज होती है यूज की वजह से, या आप मशीनरी को हायर कर लें। फॉल एंड रीसेल वैल्यू अराइजिंग फ्रॉम यूज, और जब आपने इसको यूज करना है तो उसकी रीसेल वैल्यू फॉल कर देगी। तो हम अगेन इस ऑप्शन में भी क्या देखेंगे कि हमारे पास जो है वो लोएस्ट पॉसिबल का ऑप्शन क्या है। अगर तो मार्केट से हायर करना चीपर ऑप्शन है तो हम उसे चूज करेंगे। लेकिन अगर हम समझते हैं कि आज हम मशीनरी खरीदें, हमने 10 महीने मशीनरी यूज की, 10 महीने की एक सर्टेन डेप्रिसिएशन अमाउंट है या कोई उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन को हम इग्नोर कर देते हैं अगर फॉर द टाइम बेइंग, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, तो भी मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा हमें पे करना पड़ रहा है कैश की फॉर्म में। तो हम उस मेंटेनेंस कॉस्ट के खर्चे को भी अपनी प्राइस में ऐड कर लें और लेस कर दें अपनी स्क्रैप वैल्यू को, जिस पे हम 10 महीने के बाद बेच सकते हैं, तो हमारे पास नेट कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ जाएगी। अगर तो नेट कॉस्ट ऑफ मशीनरी ज्यादा आ रही है
एज कम्पेयर टू हायरिंग ऑफ द मशीनरी, तो फिर हम मशीनरी खरीदेंगे नहीं बल्कि आउटसोर्स कर लेंगे और मशीनरी हायर कर लेंगे। लेकिन अगर वो नेट कॉस्ट कम आ रही है तो फिर हम मशीनरी को हायर करने को प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि प्रेफर करेंगे कि हम खरीद में उसके ऊपर जो हमारी 10 महीने में मेंटेनेंस कॉस्ट आनी है वो इनकर करें और 10 महीने के बाद उसे स्क्रैप वैल्यू के ऊपर सेल आउट कर दें।